नमस्कार दोस्तों, एटीवी ऑनलाइन क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। और इसमें पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार कौन सा है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख पुरस्कार है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रमुख पुरस्कार है वो पहला घासीदास पुरस्कार, बी लता मंगेशकर पुरस्कार, सी कालिदास पुरस्कार और डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसमें इसका सही आंसर जो है वो घासीदास पुरस्कार है। इसका सही आंसर है वो घासीदास पुरस्कार है। घासीदास पुरस्कार की स्थापना सन 2001 में किया गया था और इस पुरस्कार के माध्यम से राशि 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है वो राम रतन जांगड़े है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता राम रतन जांगड़े है और इसमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। राज्य बनने के पश्चात 2001 में किया गया था। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था जैसे पहला दैनिक आज, बी नंबर है छत्तीसगढ़ मित्र और सी नंबर कान्य कुंज और डी नंबर छत्तीसगढ़ मित्र। दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र है पहला डी दैनिक आज, बी छत्तीसगढ़ मित्र। पहला ए दैनिक आज और बी छत्तीसगढ़ मित्र और सी कान्य कुंज और डी छत्तीसगढ़ मित्र। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ मित्र है, वह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ मित्र राज्य का प्रथम समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन सन 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था। सन 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया था और इनका मुद्रण स्थान जो है वो रायपुर में, मुद्रण स्थान अर्थात छपाई का जो कार्य है वो रायपुर में किया गया था, किंतु इसका प्रकाशन जो है वो बिलासपुर में किया गया था। इसका प्रकाशन बिलासपुर में किया गया था छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का। और इसके जो प्रकाशक है वो माधवराव सप्रे जी हैं। इसके प्रकाशक माधवराव सप्रे जी हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न जो है वो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्न में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्न में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया। दोस्तों आपको पता है कि दुर्ग में 24 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, दुर्ग में 24 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। और इसमें जो ऑप्शन है पहला रायपुर, यह गलत ऑप्शन है, और दूसरा बिलासपुर, यह भी गलत ऑप्शन है, और तीसरा महासमुंद, यह भी गलत आंसर है। और हमारा जो सही आंसर है वो दुर्ग है। दुर्ग जिले के जिला कचहरी में 24 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया था। और यह जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है वह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके प्रथम नेतृत्वकर्ता जो है वो रणवीर सिंह शास्त्री है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता है वो रणवीर सिंह शास्त्री जी हैं। और दुर्ग कचहरी में जो आग लगा था वो 24 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा किया गया था। रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। दोस्तों प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत
अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों ध्यान रखें, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, वर्ष 1977 में किया गया था। दोस्तों हमने बताया कि पहला जो समिति का गठन किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसका गठन 1957 में किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो दो प्रकार के जो संस्थाएं कार्य कर रही थी, योजना कार्य कर रही थी। पहला के पहला पहला जो योजना कार्य कर रही थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको प्रारंभ किया गया था 1952 में। और दूसरा योजना जो कार्य कर रहे थे राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसकी स्थापना जिसको प्रारंभ किया गया था 1953 में। और दोनों ही समिति के समीक्षा करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, किंतु अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए किया गया था। और इसमें देखें तो इनके जो प्रमुख सिफारिश है, अशोक मेहता समिति के प्रमुख सिफारिश है वो 2 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का गठन करने के लिए यह सिफारिश किया गया था। 2 स्तर में पंचायती राज गठन का सिफारिश किया गया था। दोस्तों बढ़े अगला प्रश्न की ओर। और हमारा जो 5वां प्रश्न है वो 73वां संविधान संशोधन के संबंध में है। तो प्रश्न क्या है, देखें दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों ध्यान रखें, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और यह पंचायती राज से संबंधित संशोधन था जो पंचायती राज व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान किए। और 73वां संविधान संशोधन, इसमें हमें देखना है कि 73वां संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो पहला 8वीं अनुसूची है, और बी नंबर है 9वीं अनुसूची, और सी नंबर है 4थी अनुसूची, वहीं डी नंबर है 11वीं अनुसूची। दोस्तों यह विधेयक जो है, विधेयक का नाम था 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, और यह 92 में पारित हुआ, किंतु अधिनियमित यह लागू जो है वो 1993 में हुआ। इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पंचायती राज संस्थाओं की दशा में सुधार करने के लिए किया गया था। दोस्तों यह पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है। और इस अधिनियम के अनुसार प्रथम चुनाव जो हुआ वह मध्य प्रदेश, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात जो प्रथम चुनाव हुए वो मध्य प्रदेश में हुए। इस अधिनियम के पश्चात जो प्रथम चुनाव हुए पंचायती राज संस्थाओं में, जो प्रथम चुनाव हुआ वह मध्य प्रदेश में हुआ। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। 11वीं अनुसूची में रखा गया है। पंचायती राज संस्था के जो 73वां संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 73वां संविधान संशोधन के पश्चात इसे पंचायती राज संस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 6वें क्रम का जो प्रश्न है
हमने पहले चर्चा किया है कि अशोक मेहता समिति का गठन जो 1977 में हुआ, उसमें हमने चर्चा किया कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो वर्ष 1957 में किया गया था। तो हमारा यह प्रश्न है दोस्तों छठवां कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का नाम ही है जो है बलवंत राय मेहता समिति, और समिति का गठन जो हुआ था वो 1957 को किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो 1952 में दो प्रकार के कार्यक्रम चालू किए गए थे, 52 और 53 में। 1952 में चालू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दो प्रकार के जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और दूसरा कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम है। यह 1953 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विकास विस्तार कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय विस्तार सविस्तार कार्यक्रम जो है वो 1953 को किया गया था, और इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी है उसमें जो प्रमुख सिफारिश है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। 3 स्तर में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने की बात कही गई थी। इस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात कही गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से एक नल वंश का शासक नहीं है। दोस्तों हाँ और नहीं में अवश्य ध्यान रखें कि प्रश्न हमें क्या पूछा गया है और क्या हमें उत्तर में लेना चाहिए। जैसे 7वां नंबर का हमारा ये प्रश्न है कि निम्न में से एक नल वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों पहला विलास तुंग जो है वो राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था विलास तुंग के द्वारा। यह एक नल वंशी शासक है। और अर्थपति भट्टारक जो है ये भी नल वंशी शासक है। अर्थपति भट्टारक के द्वारा ही पहली बार नल वंश में सोने का सिक्का प्रारंभ किया गया था, और सिसुक जो है सिसुक को इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। किंतु प्रवर सेन जो है प्रवर सेन वाकाटक वंश के एक शासक है, वाकाटक वंश के शासक है। जो प्रवर सेन नल वंश का शासक नहीं है और प्रवर सेन वाकाटक वंश का शासन है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा डी नंबर। इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, ध्यान रखें कि निम्न में से एक नल वंश का शासक नहीं है। हमें नल वंश का शासक नहीं है पूछा गया है, तो डी नंबर हमारा प्रवर सेन है। प्रवर सेन नल वंश का शासक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, तो हमारा 8वां जो प्रश्न है वो कलचुरी वंश की प्रशासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है। दोस्तों कलचुरी वंश के जो प्रशासन व्यवस्था है, कलचुरी वंश की जो प्रशासन व्यवस्था है वह एक पंचकुल व्यवस्था था, जो आज के हमारे पंचायती राज व्यवस्था में हमें पढ़ने को मिलता है कि स्थानीय स्वशासन के रूप में पढ़ने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार कलचुरी वंश में एक प्रशासन व्यवस्था थी जिसे पंचकुल व्यवस्था कहा जाता था। पंचकुल व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें पूछा गया है कि कलचुरी वंश की प्रशासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है। दोस्तों ग्राम प्रमुख पूछा गया है, तो इसका देखें तो कलचुरी प्रशासन प्रणाली में गौटिया और पटेल तथा साहूकार जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता है। गौटिया, पटेल, साहूकार जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस वन के प्रशासन प्रणाली में नगरीय स्तर के प्रमुख को पूर्व प्रधान कहा गया है। नगरीय स्तर के जो प्रमुख है उसे पूर्व प्रधान कहा गया है। और दूसरा ग्राम स्तर के जो प्रमुख होते थे उसे ग्राम कूट कहा जाता था। पहला नगरीय स्तर के जो प्रमुख थे उसे पूर्व प्रधान कहा गया, और ग्राम स्तर के जो प्रमुख थे उसे ग्राम कूट कहा गया। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन गलत है दोस्तों, और
बी ऑप्शन भी गलत है और सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। उस ठीक इसी प्रकार हमारा प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन हमारा सही है। कलचुरी वंश की प्रशासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को ग्राम कूट कहा जाता था। ग्राम कूट कहा जाता था। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न देखें तो हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों यह पूछा गया है कि हल्दी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। दोस्तों हल्दी का जो उत्पादन है वो तेलंगाना राज्य में 28.9% किया जाता है। यह तत्कालिक का आंकड़ा है। 28.9% हल्दी का उत्पादन किया जाता है तेलंगाना राज्य में। वहीं दूसरे क्रम में महाराष्ट्र में 22.34% उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में हल्दी का उत्पादन 22.34% किया जाता है और कर्नाटक में 11.14% हल्दी का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों कर्नाटक में 11.14% हल्दी का उत्पादन किया जाता है। वहीं तमिलनाडु में 8.13% हल्दी का उत्पादन किया जाता है। 8.13% हल्दी का उत्पादन किया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में 6.35% हल्दी का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर पूछे कि सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो तेलंगाना राज्य में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों 28.09% तेलंगाना राज्य में हल्दी का उत्पादन किया जाता है। वहीं सबसे कम हल्दी का जो उत्पादन है वो 6.35% आंध्र प्रदेश में किया जाता है। 6.35% आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ से प्राप्त किया गया है। दोस्तों भारत में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ से प्राप्त किया गया है तो ऑप्शन है ए तेलंगाना राज्य में और बी ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में और सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में और डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो दोस्तों पहला तेलंगाना है और दूसरा महाराष्ट्र है। वहीं तीसरा ऑप्शन है हमारा जम्मू कश्मीर। वहीं चौथा डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें भारत लिथियम निकल कोबाल्ट के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। दोस्तों भारत देश जो है वो हमारा लिथियम निकल कोबाल्ट के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। वहीं लिथियम का जो प्रयोग है वो एक प्रमुख बैटरी ईवी बैटरी में एक घटक के रूप में किया जाता है। लिथियम का जो प्रयोग है वो ईवी बैटरी में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। इसका जो भंडार प्राप्त हुआ है दोस्तों भारत में अभी तत्काल का विषय है, यह करंट अफेयर्स से है। जम्मू कश्मीर में प्राप्त किया गया है। अनुमानित जो भंडार प्राप्त किया गया है वो 59 लाख टन संसाधन के रूप में प्राप्त किया गया है। अनुमानित भंडार जो प्राप्त हुआ है वो 59 लाख टन अनुमानित भंडार के रूप में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रिय दोस्तों हमें आशा है कि यह प्रश्नोत्तरी वीडियो आपको अधिक पसंद आया होगा। यदि आप इसी प्रकार के और अधिक तथ्यपरक प्रश्नोत्तरी का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ATV ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।